हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये हमारी लेसन नंबर 1 के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद लेसन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आज की वीडियो में क्या पढ़ना है। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पे जाए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है यूनिट 1 लेसन 1 का, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस चल रहा था और ये उसके ऊपर आखिरी वीडियो है जहां हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ये फिर मैं कह सकता हूं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। तो पहले समझते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हम सब जो हैं वो अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इकोनॉमिक यानी कि पैसा कमाने के लिए हम जो है अलग तरह के तरीके अपनाते हैं। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उस टाइम पे लोग किस किस सेक्टर में इन्वॉल्व थे, ठीक है, क्या क्या किस किस तरह काम कर रहे थे, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे आज की वीडियो के अंदर ही। तो पहले समझते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। जैसे आज हम बोलते हैं कि कोई पर्सन है तो जॉब में इन्वॉल्व है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि खुद को काम दे रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि वो जो है जो बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस, कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस मान लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड कभी भी बिजनेस नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो है वो अपना खुद का कुछ काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसने कोई रेडी लगा रखी है, चाहे मैंने कोई सेंटर खोल रखा है तो मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। अगर मैं इसी के अंदर बहुत सारे टीचर सर के काम करवाऊंगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए फिर बिजनेस बन जाएगा। लेकिन अभी जो मैं हूं वो सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल पे है। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे पास भी तो बंदे हैं जिनका काम क्या होता है, नोट्स को एडिट करना, ठीक है, या फिर एक बार उसे रीड आउट कर लेना या फिर उसकी टाइपिंग करवाना, तो वो सब चीजें हैं। तो फिर भी मैं इसे बिजनेस नहीं बोल सकता, अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही है, ठीक है। तो वो चीज हो गई। अब अगर मैं बात करूं बिजनेस मॉडल पे कब जाएंगे, जब हम बहुत से एक टीम बना लेंगे, बहुत से बंदे रखे होंगे नीचे, तो वो चीजें जब क्या हो जाएंगी, बिजनेस बन जाएगी। और जॉब पे सबको पता ही है कि जॉब का मतलब क्या होता है। तो ये होता है हमारे कुछ तीन काम जो लोग करते हैं, या फिर अब जॉब हो गया, प्रोफेशन भी बोलते हैं कई बार लोग कि प्रोफेशनली लोग जो कुछ करते हैं, जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन में है, टीचर का प्रोफेशन है, लॉयर का प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंट एक प्रोफेशन है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। लेकिन कई बार हम इसे सेक्टर्स में भी डिवाइड कर लेते हैं। सेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेक्टर का मतलब जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर है। अब कोई पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है ना। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, किसी न किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। टर्सरी का मतलब यहाँ पे क्या है कि सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, ठीक है, और भी तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं तो उसमें इन्वॉल्व है। तो ये 3 सेक्टर आते हैं हमारी इकोनॉमी में। अब बात आती है कि मैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था। तो अगर मैं वहां पे उस चीज के बारे में बात करूं तो उस टाइम पे हमारा मेजर जो है ना, एक ही सेक्टर वेल डेवलप था, वो था हमारा एग्रीकल्चर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारा जो 80 to 85% जो लोग हैं ना, वो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ खेती कर रहे थे, एग्रीकल्चर में क्या थे, इन्वॉल्व थे। और अदर एक्टिविटीज में बाकी 50% से 20% लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 80% पैसा जो है ना, या फिर जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर की दी हुई थी। तो वो लेवल था, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री थी नहीं, सर्विस सेक्टर बिल्कुल खत्म था, ठीक है। तो वो टाइम था हमारा कौन सा, इंडिपेंडेंस के टाइम पे या फिर मैं कहता हूं ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब यहाँ पे देखते हैं तो डेफिनेशन में क्या है हमारे पास यहाँ पे, इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर। तो ये दिखाता है कि किस लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्सरी हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्टैग्नेशन इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में स्टैग्नेशन का मतलब ये है कि जो ग्रोथ है ना वो बिल्कुल ना के बराबर थी, बिल्कुल कम हो गई थी। किस चीज में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। यानी कि ना तो प्राइमरी सेक्टर डेवलप कर पा रहा था, ना सेकेंडरी डेवलप हो रहा था, यानी कि ना तो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी और ना ही हमारा सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा था। और जो हमारा वेल डेवलप सेक्टर था एग्रीकल्चर, अंग्रेजों की वजह से वो भी हार्म होने लग गया था, क्योंकि वो जो है वो खेती अपने हिसाब से करवाने लग गए थे, या फिर उन लोगों ने बहुत सारे टैक्स रिवेन्यू वहां से कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की इनकम गिर गई। और जब लोगों की इनकम गिरी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है ना वो भी गिरना शुरू हो गया था उनके टाइम पीरियड में। तो हम जो है एक तरह से इकोनॉमिकली डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे वहां से। तो ये चीज थी यहाँ पे। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा ऑलमोस्ट नो चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो कोई चेंज नहीं आया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में।
इसके बाद क्या आता है, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अभी मैंने बात करी इस चीज के ऊपर कि ज्यादातर लोग जो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 70 to 75% लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज पे इन्वॉल्व थे पैसे कमाने के लिए, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, तो थे एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, पर ध्यान रखना प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं आता, उसके अंदर माइनिंग भी आता है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, जो लोग पशु पालते थे, जैसे गाय पाल लिया डायरी वगैरह, डायरी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, तो और भी जानवर पाल लिए, तो उस चीज को लेके तो वो सब बीसी का पार्ट बनते हैं। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर कंटिन्यू टू एम्प्लॉय द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स। तो ज्यादातर जो वर्कफोर्स थी वो कहाँ इन्वॉल्व थी, सिर्फ एग्रीकल्चर में, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 70 to 75% ऑफ द टोटल। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आया, लिमिटेड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अगर मैं एग्रीकल्चर को थोड़ा सा और बात करूं तो यहाँ पे मैं एक बात और आपको कह सकता हूं कि आज भी आपने देखा होगा रूरल एरियाज में ना मेन सोर्स ऑफ इनकम आज भी एग्रीकल्चर ही है, या फिर जिनको इंडस्ट्रीज में काम करना होता है, जिनको प्रोफेशनली काम करना होता है, वो शहरों की तरफ भागते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, है ना, वो वहां पे जाके क्या करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गांव में आज भी ना बहुत कमी है जॉब्स की, बहुत कमी क्या है ही नहीं जॉब्स है, तो वहां पे या तो लोग वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और किसी तरह का जो पैसा है वहां भी जनरेट नहीं हो रहा, ना ही सर्विस सेक्टर है वहां पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ना इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए अगर हमारी कंट्री को फुल्ली ग्रो करना है। तो जब तक इंडस्ट्रीज जगह जगह नहीं डेवलप होंगी, जब तक सर्विस सेक्टर हर जगह डेवलप नहीं होगा, तो ऐसे ही जॉब की कमी रहेगी, और जॉब की कमी रहेगी तो हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग नेशन में ही रह जाएगी, फुल्ली डेवलप्ड जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है। तो ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और वो आज भी इन्वॉल्व है, उस टाइम तो थी, आज भी। तो लिमिटेड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, लिमिटेड ग्रोथ है किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग में और किसमें, सर्विसेज में। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर शोड मिनिमल ग्रोथ इंप्लॉइंग अराउंड ओनली 10%, यानी कि इंडस्ट्रीज जो है उसमें तो सिर्फ 10% लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ 15 से 20%, अच्छा 10% लोग इन्वॉल्व हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में, और 15 से 20% इन्वॉल्व है किसमें, बाकी वर्कफोर्स का सर्विस सेक्टर के अंदर। यानी कि बचा हमारा जो ये था ना 25 से 30%, उसका 10% यहाँ इन्वॉल्व है, और 15 से 20% कहाँ पे इन्वॉल्व है, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। यानी कि इंडस्ट्रीज देखो सबसे कम डेवलप थी उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी। आज के टाइम पे भी अगर कोई सेक्टर इंडिया के अंदर फुली डेवलप्ड है तो वो प्राइमरी सेक्टर है, या फिर हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है। अगला पॉइंट क्या आता है, रीजनल वेरिएशंस। अब रीजनल वेरिएशंस का मतलब क्या है कि जगह के हिसाब से चेंज जो बोलते हैं, कि बहुत से रीजन्स ऐसे थे जहां पे एग्रीकल्चर वेल डेवलप नहीं था, बहुत से रीजन्स ऐसे भी थे जहां पे एग्रीकल्चर वेल डेवलप था। अब एग्रीकल्चर वेल डेवलप कहां पे नहीं होगा, जहां पे पानी की कमी है, जहां पे लैंड जो है वो क्या है, फर्टाइल नहीं है, या फिर मैं कहता हूँ बंजर है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, ऐसा इलाका। तो वहां पे आप कहाँ से खेती करोगे, जब वहां पे लैंड ही नहीं है खेती करने लायक। ठीक है, तो वहां के लोग जो हैं वो ज्यादातर बिजनेस में इन्वॉल्व थे। जैसे आज भी देख रहे होगे आप, ज्यादातर बिजनेसमैन गुजरात से आते हैं, गुजरात की तरफ से, राजस्थान वगैरह हुए। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे और कुछ है ही नहीं ऑप्शन, वहां पे एग्रीकल्चर नाम कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे जमीन ही बंजर है। तो वहां के लोग जो है वो स्टार्टिंग से बिजनेस करते में आए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इन चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सर्टेन रीजन्स इंक्लूडिंग बॉम्बे, बंगाल, पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी सॉ अ डिक्रीज इन वर्कफोर्स। तो यहाँ पे वर्कफोर्स जो है वो बहुत कम हुई थी, कौन सी, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, मतलब वर्कफोर्स का जो है ना एग्रीकल्चर की तरफ डिपेंडेंस बहुत कम हो गया था। In these areas, there was a corresponding rise in employment within the manufacturing and service sector. तो यहाँ पे employment जो है वो किस तरफ बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ी या फिर सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ी। तो increase workforce in agriculture in other regions like पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा। ठीक है, तो increase workforce, workforce कहाँ पे बढ़ा, in agriculture in other regions like पंजाब की तरफ बढ़ा वर्कफोर्स, राजस्थान की तरफ बढ़ा, क्योंकि पंजाब जो है वो जनरली फेमस ही है किस चीज के, एग्रीकल्चर के लिए। थोड़ा बहुत राजस्थान की तरफ बढ़ा एंड उड़ीसा की तरफ बढ़ा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉलोनियल इंटरेस्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइम पीरियड में, कॉलोनियल इंटरेस्ट के, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सिर्फ किस चीज के लिए होता था, कॉलोनियल इंटरेस्ट को लेके। यानी कि जो चीज ब्रिटिशर्स के बेनिफिट में थी तो वहां तो जो है वो डेवलपमेंट कर रहे थे, वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे थे, लेकिन जो चीज उनके बेनिफिट के लिए नहीं थी वहां पे उन्होंने बिल्कुल बेड़ा कर रखा था, नाश कर रखा था उस चीज का। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सच रेलवेज, उन्होंने रेलवेज डेवलप किया। वैसे रेलवेज मैं उनका मानता हूँ काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया की तरफ, लेकिन एक चीज ये भी थी ना, वो सिर्फ उस टाइम पे उन्होंने ट्रेड के लिए डेवलप किया था कि ट्रेड जो है वो ईजी हो जाए। रेलवेज या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने क्या किया, थोड़ा इजी किया, रास्ते बनाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, चीजों का इजीली हो जाए। इसके अलावा पोर्ट्स बनाए,
ठीक है, ताकि भाई सामान कहीं तो उतारा जाएगा, कहीं तो रखा जाएगा, तो उस चीज के लिए उन्होंने पोर्ट्स बनाई, पोस्टल सर्विसेज बनाई, एंड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ उस टाइम पे मैं बताऊंगा अभी आगे, फिर देखेंगे वाज डेवलप इन इंडिया, वो जिसे डेवलप उन्होंने किए थे, और थोड़ा डीप में बढ़ते हैं इन चीजों को। तो हाउएवर दीज डेवलपमेंट्स वर primarily aim to serving interest of Britain rather than providing essential facilities for Indian population। ठीक है, तो ये जो है स्टार्टिंग में तो ब्रिटेन की उसके लिए बनाए गए थे, किस चीज के लिए, तो ब्रिटेन ने अपनी इंटरेस्ट से बनाए थे कि भाई इनको बिजनेस में जो है अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाद में इन लोगों ने जो फैसिलिटीज हैं वो कौन यूज करने लगे, इंडियन पॉपुलेशन यूज करने लग गए। जैसे अब रेलवे जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे चीपली जरिया है इंडिया में ट्रांसपोर्ट करने का, मतलब घूमने फिरने का एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ट्रेड करने का भी इसी तरीका है, ट्रेड भी हम करते हैं रेलवे के जरिए। तो ये चीज है। अब समझते हैं पहले रोड को। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन जितनी अच्छी होगी बिजनेस उतना तेजी से डेवलप करेंगे उस एरिया में। उसका एक मेन रीजन ये है, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं होगी, हम जो है अगर चीजों को एक जगह बना भी लें दूसरी जगह इजीली भेज नहीं पाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है। अब जो रोड है वो काम करते हैं मॉडर्नाइजेशन का, यानी कि अगर जिस कंट्री में रोड जितने अच्छे ही होंगे, हम क्या बोलेंगे वो सिटी जो है या फिर वो जो कंट्री उतनी क्या है, मॉडर्न है। फॉर एग्जांपल आज हमारे वहीं देखो दिल्ली, नोएडा, ठीक है, या फिर गुड़गांव, इन जगह रोड काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, काफी मॉडर्न सिटीज हैं, ताकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ना लगे। वो अलग बात है, ट्रैफिक हर जगह लगता है क्योंकि यहाँ पे जो रश भी उतना ही ज्यादा है। वहीं पर अगर आप चले जाओ रूरल एरियाज में, वहाँ पे रोड जो है बिल्कुल कच्चे हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, हाईवेज वगैरह आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे तो रोड है काफी कच्चे पक्के थे, तो ट्रांसपोर्टेशन काफी मुश्किल है। इसी की वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा रही है, लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से। लेकिन जहाँ पे फैसिलिटी अच्छी होंगी, यहाँ पे बिजनेस भी चले जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे, तो रोड्स में क्या है, अंडर ब्रिटिश रूल रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजेशन विद इन इंडिया एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम रूरल एरियाज टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशंस। तो रोड को हम लोग यूज करते थे किस चीज के लिए, एक तो मोबिलाइजेशन विद इन इंडिया, कि लोग जो है इजीली मूव कर पाए, ठीक है, वो चीज। दूसरा, जो भी चीजें हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं, उसको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, रोड ही तो करेंगे। तो वो इजी करने के लिए जो रोड्स हैं वो डेवलप किए गए फॉर एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड एंड अदर फॉरेन मार्केट्स। और फिर जब रेलवे स्टेशन जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे चले गए या फिर पोर्ट्स पे चले गए, और उसके बाद वो एक्सपोर्ट किया जाएगा किसकी तरफ, इंग्लैंड की तरफ या फिर दूसरे फॉरेन मार्केट्स की तरफ, ताकि बिजनेस को इजीली क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सेकंड पॉइंट में, सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। ठीक है, तो स्पेशली इन रूरल एरियाज विच कोज सीवियर हार्डशिप ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड फेमाइन्स। जब रोड नहीं थे या फिर शॉर्टेज थी रोड्स की या फिर कच्चे पक्के रोड्स थे, तो किसी भी तरह के अगर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती, तो कोई भी जो फैसिलिटी अगर हमें वहां पे पहुंचानी है तो उसमें काफी डिफिकल्टीज देखने को मिलती थी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स स्पेशली इन रूरल एरियाज विच कॉज्ड सीवियर हार्डशिप ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड फेमाइन्स। इसके बाद रेलवे समझते हैं। तो ये दो मेन सबसे तगड़े कंट्रीब्यूशन थे। अब रेलवे तो हमारा जो है 80-50 में स्टार्ट हुआ था अंडर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो कहा कि लॉर्ड वोर्ड ये सब बैंगन थे, लूट रहे थे हमारी कंट्री को। ठीक है, तो बस नाम लिखा हुआ है, पढ़ रहे हो। ठीक है, तो डलहौजी साहब थे, इन्होंने हमारा रेलवे स्टार्ट किया था। और ये नहीं कि पैसा इन्होंने लगाया था ना, ये इसे वहम मत रखना अपने दिमाग में, पैसा इनका कहीं नहीं लगाया हुआ था। इनके पास वो जो रिसोर्सेज थे ऑलरेडी सारे जो थे सब हमारे थे। ठीक है, द रेलवे इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर्स मेजर कंट्रीब्यूशंस टू इंडिया। तो जो रेलवे है वो हमारे पास क्या बनी, ब्रिटिश एम्पायर का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या आया, रेलवे फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। जो रेलवे है उन्होंने क्या बनाया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को काफी इजी बनाया, ब्रेकिंग ज्योग्राफिकल कल्चर बैरियर्स विद इन कंट्री। चाहे वो हमारे पुल वगैरह हों जहां पे हम जा भी नहीं पा रहे थे, या फिर माउंटेन टाइप का एरिया है, या फिर किसी भी तरह का हिली एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उन सब पे जो है रेलवे डेवलप किए गए, ताकि जो ट्रैवल है ना वो उसे काफी इजी बनाया जा सके। चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज का हो, चाहे वो गुड्स का, सर्विस का तो क्या ही हम रेलवे से ट्रांसफर करेंगे वो चीजें। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच अंडरमाइंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमिक्स। जब लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप कर लिए, उस टाइम पे जो है ना एग्रीकल्चर में जो भी अनाज उगाया जा रहा था उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ। क्योंकि देखो हम सब जानते हैं जो इंडिया है वो काफी डाइवर्स लैंड है ना, तो कहीं पे खेती ज्यादा होती है, कहीं पे खेती बिल्कुल नहीं होती, कहीं पे कम होती है। तो पर लेकिन दिक्कत क्या है कि फूड की रिक्वायरमेंट दो तो पूरी कंट्री के अंदर है, तो उसे हर जगह पहुंचाना तो जरूरी है। और वो कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो वो भी बिजनेस के लिए काफी क्या रहा, अच्छा रहा जब रेलवे डेवलप हो गई। फिर क्या आया फोर्थ पॉइंट में,
ऑल्दो इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड ग्रू सिग्निफिकेंटली ड्यू टू रेलवेज। अब रेलवेज की वजह से जो है ना इंडिया का जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो काफी तेजी से क्या हो गया, ग्रो होना शुरू हो गया। द बेनिफिट्स सेल्डम रीच द इंडियन पीपल, और उसका बेनिफिट किसको मिला, इंडियन पीपल को मिला। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट एक नुकसान भी है। नुकसान का मतलब क्या है कि इंडिया का एज अ इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पैसा लगता है रेलवेज को चलाने में, रेलवेज को डेवलप्ड रखने में, रेलवेज को मॉडर्नाइजेशन करने में। तो इन चीजों में बहुत पैसा लगता है क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है और इतनी सारी रेल्स चलती हैं, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लगातार रेलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, रेलवे स्टेशन नए नए बनाए जा रहे हैं। तो इन चीजों में मेजर बहुत ज्यादा क्या होता है, खर्चा होता है। इसलिए हम कभी सुनते नहीं है कि रेलवे जो लगातार घाटे में चल रही है और उसे चला भी इसलिए रही है क्योंकि उसे गवर्नमेंट चला रही है, और गवर्नमेंट का काम ही क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करने के लिए इसे फिर भी रन कर रही है, चाहे वो लॉस में ही क्यों ना चल रही हो। तो वो चीज है। हाँ, तो एक सिंपल सी बात है, लॉस भी कैसे कवर होगा, टैक्स के जरिए। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। अब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो है ना वो उस टाइम पे मैंने बताया था ना कि अभी बताऊंगा मैं इसे, उस टाइम पे ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये चीज हम यूज करते थे। क्योंकि इसके जरिए देखो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का मतलब जो बता देता हूँ, जो भी हम लोग यूज करते हैं ना वॉकी टॉकी वगैरह, ठीक है, या फिर जो भी हम कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करते हैं वो सब जो है वो इसके जरिए यूज होता था। तो कोई भी मैसेज पहुंचाना है, कोई भी कम्युनिकेशन करना है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डिक्लेयर करना है, वो सब हम इसके जरिए करते थे। तो ये जो चीज है ना वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्प करती थी, ठीक है, इंडिया के लॉ की या फिर उस टाइम ब्रिटिशर्स की। फिर क्या आता है, पोस्टल सर्विसेज, वो तो हम आज भी यूज करते हैं, है ना। कोई भी चीज अगर हमें भेजनी हो, ठीक है, फैक्स करवानी हो, ठीक है, या फिर हमें कोई भी चीज स्पीड पोस्ट से भेजनी हो, तो वो सब हम पोस्टल सर्विस की यूज करके कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ट्रेड। इनको मैंने ज्यादा डिफाइन नहीं किया है क्योंकि इतना ही था इनमें, आपको डिफाइन कर लेना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। तो हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे डेवलपमेंट करी, ठीक है, ट्रेड की एंड सी लेन्स की, यानी कि हम लोगों ने ट्रेड के लिए बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह बनाए, है ना। कोस्टल जो एरियाज थे वहां पे इजी करने के लिए वहां पे भी पोर्ट वगैरह बनाए गए, ठीक है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है खासकर वाटरवेज के जरिए वो काफी इजी की जा सके, कि भाई पानी के जरिए भी जो है चीजों को फटाफट ट्रांसपोर्ट करे ताकि बिजनेस जो है वो और तेजी से क्या हो, ग्रो हो। यानी कि ट्रेड को पॉसिबल बनाने के लिए ये सारे जो रास्ते अपनाए गए थे, क्योंकि ट्रेड पॉसिबल जब होगा जब हर तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो क्या होगा, काफी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेगा। तो वो चीज हमने देख लिया आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ लेसन नंबर 1 हमारा जो है खत्म हो गया है। हर एक टॉपिक करवाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सबका सब करवा रखा है, और ध्यान से पढ़ लेना है टॉपिक को। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है। और किसी भी तरह का सजेशन हो तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भूलना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना होता है बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे।